चलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंडेंसर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर कंडेंसर प्रेशर को मैं ऊपर या नीचे करता हूँ तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। अब की बार हम देखते हैं कि इवेपरेटर प्रेशर को अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो उससे क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, VCRS में साइकिल के ऊपर और COP के ऊपर, सिस्टम के उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं लेता हूँ तो लेट डिक्रीज द इवेपरेटर प्रेशर। ठीक है, इवेपोरेटर प्रेशर। ठीक है, अगर मैं इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज़ करता हूँ उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल VCRS साइकिल बनाते हैं। ठीक है, पीएच डायग्राम हो गया ये इसका, और ये हमने बनाया इसका सिंपल VCRS डायग्राम। और ठीक, और ये इधर इसका TS डायग्राम, ये T और ये वर्सेस S। 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर मान लेते हैं कि पहले इसका कंडेंसर इवेपरेटर का प्रेशर यहाँ पे था PE और कंडेंसर का प्रेशर था PC। ठीक है, ये कंडेंसर का प्रेशर हो गया PC और ये हो गया हमारा जो है इवेपरेटर का प्रेशर, जो कि है हमारा PE। अभी क्या करता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि मैं कंडेंसर के प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, सॉरी, इवेपरेटर के प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता हूँ। मान लिया कि इवेपरेटर का प्रेशर को मैं यहाँ से उठा के थोड़ा नीचे ले आता हूँ, PE से उठा के PE डैश तक ले आता हूँ। ठीक, PE डैश तक। तो अब अगर PE डैश तक मैं लेके आऊँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले जो हमारा 1 यहाँ पे था, अभी वो शिफ्ट होके कहाँ हो गया, 1 डैश नीचे, यानी यहाँ पे कहीं आ गया। ऐसे ही इस वाले साइकिल में आप देखिए कि ये यहाँ पर पहुँच गया। पहले 1 मान लो यहाँ पे था, अभी क्या है, ये नीचे सरक के कहीं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये थोड़ा इधर होगा और ये 1, यानी ये 1 था पहली वाली स्टेज, अभी 1 डैश इधर होगी। ठीक है, और मान लेते हैं यहीं तक कंप्रेस करना है। ठीक है, कंडेंसर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंडेंसर प्रेशर उतना ही रखते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कंडेंसर, कंप्रेसर को वर्क क्या है, पहले 1 to 2 करना होता था, अभी कितना है, 1 डैश to 2 डैश करना होता है। यानी पहले जो एंथैल्पी हमारी लॉस हो रही थी कंप्रेसर को वर्क कराने के अंदर, वो हो रही थी हमारी कितनी, H1 से लेके H2 तक। अभी कितनी हो रही है, H1 डैश से लेके 2 तक। मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक की थी, अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की है ना। पहले इतनी थी एंथैल्पी, अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी एंथैल्पी जा रही है। तो ये यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या, फिर कंडेंसर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कंडेंसर के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कंडेंसर उतने ही प्रेशर पे वर्क कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंसन होगा वो 3 यहाँ कैसा हो रहा है, वो हो रहा है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंसन। तो एंथैल्पी क्या है, उसी लाइन पे फिर वापस आ जाएगी, यानी 4 थी तो 4 डैश भी क्या आ जाएगा, ये 4 डैश कहाँ आ जाएगा, उसी के ठीक नीचे आ जाएगा। यानी 4 और 4 डैश एक ही लाइन पे होगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, H3 H4 और H4 डैश जो है सब एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, इसी पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे देखने में ये चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है कि पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको क्या था, यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा था। अभी भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक। यानी पहले 4 to 1 मिल रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक का, अभी कितना मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इतनी ही हीट रिमूव कर पा रहा है, पहले कि यहाँ से यहाँ तक की हीट रिमूव कर पा रहा था। तो अभी क्या है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, वो पहले कितना था, H1 से लेके H4 तक, और अभी क्या हुआ है, मान लेते हैं RE डैश, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो नया वाला है उसको RE डैश मान लेते हैं। तो कितना है, H1 1 डैश माइनस का H4। ठीक, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं चूँकि H1 इज़ ग्रेटर देन H1 डैश, इसलिए इससे क्या हो जाएगा कि जो RE है, ठीक है, वो पहले से ज़्यादा थी, यानी बाद वाली RE डैश क्या हो गई, वो कम हो गई, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगा। दूसरा क्या होता है, कंप्रेसर वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो कंप्रेसर वर्क के ऊपर अगर यहाँ से आप देखोगे तो पहले कंप्रेसर वर्क कितना होता था, H1 से लेके H2 तक। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियली कंप्रेशन वर्क WCP0, इसको भी CP0 मान लेते हैं। ठीक है, CP0 था, वो कितना था, H2 माइनस का H1। अभी कितना हो जा रहा है, मान लेते फाइनल वाला इसको जो है डैश मान लेते इसको भी, चलो ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो कि H2 माइनस का H1
डैश। अब यहाँ पे भी वही चीज़ देखो, यहाँ पे सिंपली सी बात है कि यहाँ पे H1 क्या है, H1 ज़्यादा है H1 डैश से, तो ऊपर वाली चीज़ क्या आ जाएगी, ये कम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ये चीज़ तो सेम है दोनों में, अभी इधर ज़्यादा घट रहा है, ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्या होगा, कम हो जाएगा, और ये वाला चीज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये क्या हो गया, ये ओवरऑल हमारा बढ़ गया प्रीवियस के कंपैरिजन में, और ये क्या हो गया, प्रीवियस के चक्कर में घट गया। तो ओवरऑल COP क्या हो गई हमारी, COP के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। मान लेते हैं कि पहले वाली COP नॉट थी, अभी COP क्या हो गई, COP फाइनल। तो COP फाइनल वाला अगर अब आप देखोगे तो क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो आपका वो डिक्रीज़ हो रहा है, एंड द सेम टाइम W कंप्रेशन वर्क भी आपका क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हो गया, COP जो आपके सिस्टम की होगी वो पहले से ज़्यादा जाके घट जाएगी, यानी फाइनल वाली जो COP होगी, ठीक है, वो पहले वाले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गया। तो ये मान के चलिए कि इसमें से इतना ही आने वाला है, और BCRS में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ बता दूँ, वो आप कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लैश चैम्बर क्या होता है, वो मैं बता दूं कि फ्लैश चैम्बर का इंट्रोडक्शन कराने से क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो हाँ, खैर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस फ्लैश चैम्बर को मैं बता देता हूँ। फ्लैश चैम्बर का अगर मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ साइकिल के अंदर, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, या भाई, हाँ ठीक है, ये रहा। लेकिन ये मल्टी स्टेज, सिंगल स्टेज में फ्लैश चैम्बर का यूज़ करना है, मल्टी स्टेज नहीं पढ़ना है, हमें सिंगल स्टेज ही पढ़ना है। हाँ, ये रहा, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को सही से आ रहा होगा, जस्ट वेट फॉर, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें रह जाते हैं, सिंपल सैचुरेशन साइकिल विद द यूज़ ऑफ द फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर एक्चुअली में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि एक्सपेंशन के बाद में जो है एक हमने एक छोटा सा चैम्बर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसमें उसका काम, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन उसका ये होता है कि वो इवेपोरेटर के अंदर जो हमारा जो केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही फ्लो करने देता है। हमने एक्सपेंशन के बाद में, ठीक है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि 1 to 2 कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद फिर जो है 2 to 3 पे क्या हुआ, कंडेंसर में के अंदर हीट रिजेक्ट हुई, और 3 to 4 क्या हुआ, हमारा ये स्टेज आ गया। तो ये 4th स्टेज आ जाती है एक्सपेंशन के बाद वाली। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस डायग्राम से, यहाँ पे देखिए ये 4th स्टेज होगी। अब यहाँ से क्या है, फ्लूइड को इवेपोरेटर के अंदर इंटर होना है, ठीक है, और 4 to 1 जाना है। लेकिन अब होता क्या है कि जब यहाँ से 3 से 4 जब आप आते हो, 3 to 4 जब आप आते हो, तब ये कौन सा प्रोसेस है, ये है आइसेंथैल्पी प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है, कंडेंसर से जब हमारा निकला है, वो कैसे स्टेज में है, वो है क्या, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेज में। यानी क्या क्या है, पूरा का पूरा 100% जो हमारा लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेज में चेंज हो चुका है। लेकिन अब जब मैं उसका एक्सपेंशन कराता हूँ, ठीक है, एक्सपेंशन कराता हूँ, यानी क्या, उसका जो प्रेशर मैं रिड्यूस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो क्या है, वेट रीजन के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। यानी ऐसे एक्सपेंशन नहीं होता, वो क्या होता है, एसिंथैल्पिक होता है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है, वेट रीजन के अंदर पहुँच जाता है। अब ज़रा हमें देखने वाली बात है कि इस स्टेज में पहुंच गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ द गैस जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा क्या है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुका है, और कुछ अभी बाकी है। तो कितना बाकी है भाई, अगर यहाँ पे है तो 0% क्या है, गैस है, और यहाँ पे क्या है, 100% गैस है। तो यहाँ से जब इधर चलना शुरू होता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट मान लेते हैं, अभी इसको ऊपर वाला भूल जाइए, केवल इधर से शुरू करिए और यहाँ से चलें। मान लेते हैं कि मगर कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी रेफ्रिजरेंट को क्या है कि धीरे धीरे पे इसकी इंथैल्पी बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगा पहले, ठीक है, यहाँ पे है, धीरे धीरे क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये कन्वर्ट होता रहेगा, इसका परसेंटेज बढ़ता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो गया, ये 100% गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले ये फ्लूइड में था 100%, अब फिर क्या है, 100% ये वेपर में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर इस स्टेज में है, इसका मतलब क्या है, इस स्टेज में है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है, एंड यहाँ से यहाँ तक का इस हिस्सा अभी भी क्या है, वो लिक्विड में बचा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या है, अगर या ये इस स्टेज में अगर मैं बात करूँ, अगर कहीं या इस स्टेज के पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर गैस की
इंथैल्पी है इस वेट रीजन में। इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ हिस्सा हमारा जो है जो लिक्विड था वो जो है गैस में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक का अभी भी क्या है हमारा जो है वो फ्लूइड में है, अभी भी जो क्या है वो लिक्विड रीजन में है। तो अब देखो इवेपरेटर जो हमारा होता है, इवेपरेटर को इस तरह से डिज़ाइन करा होता है, वो कौन सी हीट लेता है, वो लेता है हमारी लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो केवल इतनी ही हीट लेगा जो कि क्या है लेटेंट हीट होती है। ठीक है, वो सेंसिबल हीट नहीं लेता है। तो अब कहने का मतलब, और लेटेंट हीट देगा कौन, जो हमारा जो फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में है, जो फ्लूइड हमारा लिक्विड फॉर्म में है वो क्या करेगा, वो लिक्विड फॉर्म वाला फ्लूइड ही तो वेपर में कन्वर्ट होके फिर अपनी लेटेंट हीट मतलब लेटेंट हीट वही एब्जॉर्ब करेगा। जैसे हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड को अगर मैं हीट देता हूँ, लेटेंट हीट देता हूँ, ठीक है, लेटेंट हीट दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लिया कि ये कुछ ऐसा कंटेनर, कुछ भी चीज़ है, इसके अंदर क्या है, कुछ लिक्विड है और कुछ क्या है, वेपर है। ठीक, तो अगर मैं लेटेंट हीट दूंगा तो लेटेंट हीट किसके ऊपर असर करेगी, लेटेंट हीट ना, ये तो वेपर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, तो ये तो लेटेंट हीट नहीं लेगा, केवल इतना वाला पोर्शन ही हमारा क्या है लेटेंट हीट लेगा, और ये एज इट इज़ यहाँ पहुँच जाएगा डायरेक्ट ये। ठीक है, और लेटेंट हीट का असर जो किसी पे होगा तो वो केवल होगा इस वाले हिस्से पे। ठीक है, यानी जो पोर्शन हमारा लिक्विड फॉर्म में है उसी पे असर होगा, यानी इसी को ही ये कन्वर्ट कर पाएगा वेपर के फॉर्म में। तो मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे फिर से इस डायग्राम में देखिए कि इस जब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ पे फ्लैश चैम्बर, तो फ्लैश चैम्बर क्या करता है, वो अलग कर देता है, ये इस वाले पोर्शन लिक्विड और गैस को अलग कर देता है, यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है उसको और लिक्विड वाले पोर्शन को अलग कर देता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि देखो क्या है कि हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा कन्वर्ट हो चुका है गैस के फॉर्म में, यानी वेपर फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको वो रोकता है कि भाई इवेपरेटर में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इवेपरेटर में जाओगे तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लेटेंट हीट ही ली जा रही है, और आप वहाँ पे जाके केवल एक तरह से क्या होगा कि आप अननेसेसरी उसके अंदर जा रहे हो, क्योंकि भाई ये हीट लेगा ही नहीं, तो ये फालतू के अंदर इवेपरेटर के अंदर जाएगा। लेटेंट हीट ही इवेपरेटर जो है वो प्रोवाइड करेगा लिक्विड को, है ना, लिक्विड को लेटेंट हीट ही प्रोवाइड करेगा, वो अंदर से जो है जो भी अंदर जो सामान रखे हुए हैं वहाँ से केवल लेटेंट हीट के बराबर ही जो है, जो रेफ्रिजरेंट का लेटेंट हीट है उतनी ही हीट वो वहाँ से लेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वो देगा नहीं, अगर उससे ज़्यादा देगा तो वो सुपर हीटेड स्टेज में चला जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सुपर हीटेड स्टेज में चला जाएगा, लेकिन इतना देता ही नहीं है, वो क्या है कि वो जस्ट ड्राई सैचुरेटेड स्टेज में लाने के लिए हीट ही प्रोवाइड करता है। अब जो हिस्सा ऑलरेडी वेपर में कन्वर्ट हो चुका है उसको जब वो इवेपरेटर के अंदर जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वहाँ पे। ठीक है, वो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा हमको। ठीक है, और जब वो पाइप के अंदर जो फ्लो करेगा तो अननेसेसरी क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा, जो पाइप के अंदर इवेपरेटर की पाइप के अंदर जब वो फ्लो करेगा तो क्या है यहाँ पे जो है अननेसेसरी फ्रिक्शन होगा, और उसमें उसकी वजह से कुछ लॉसेस होंगे, तो हमारा एक तरह से घाटा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैश चैम्बर लगा देते हैं। फ्लैश चैम्बर का यूज़ यही है कि भाई ये क्या करता है कि एक सिंपल एक बॉक्स नुमा होता है, इसके अंदर कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है, बस ये क्या है कि ना एक बॉक्स नुमा होता है ऊपर, और इसमें क्या है कि एक्सपेंशन के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है ना, इसमें इकट्ठा करा जाता है। अब जैसे इकट्ठा करेंगे उसके बाद क्या है कि जहाँ से ये हमारा इवेपरेटर में इंटर करने वाला होता है उसकी पाइप थोड़ा नीचे लगा देते हैं, और इससे क्या है कि जो लिक्विड वाला है ना, वो लिक्विड वाला ही इसके अंदर इंटर करने पाता है। बाकी क्या है कि जो ऊपर वाली हिस्से गैस है उसको क्या करते हैं, दूसरी जो है कनेक्शंस के थ्रू, पाइप के थ्रू सीधे क्या है कंप्रेसर के अंदर इंटर करा देते हैं, उसको इसके अंदर जाने से रोकते हैं। बस इतना ही इसका फ्लैश चैम्बर का यूज़ है। अब मज़े की बात तो ये है भाई, सबसे बड़ी बात है कि मज़े की बात है कि इसको यूज़ करने से ना कोई इफेक्ट नहीं आता सीओपी के ऊपर, जो है हमारे साइकिल की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो भाई ये तो बड़ा अच्छी चीज़ होगी ना। एक तरफ से क्या है कि हम इसके अंदर कम रेफ्रिजरेंट भी फ्लो करा रहे हैं, और दूसरा क्या है कि हमको जो है वर्क भी जो
इवेपरेटर की जो एफिशिएंसी, इवेपरेटर जितनी हीट रिमूव कर पा रहा था उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता, तो ये एक तरह से बढ़िया चीज़ हो जाती। दूसरा क्या है, कंप्रेसर वर्क के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये कंप्रेसर वर्क देखो अभी भी वैसे साइकिल सेम बनेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, क्या है 1 से 2 कंप्रेशन हुआ, उसके बाद एक कंडेंसर के अंदर आता है, ठीक है, यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है, फिर 2 से 3 क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन कराने के बाद हम इसको फ्लैश चैम्बर में हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब और वहाँ से सेपरेट करा देते हैं, वेपर को अलग कर दिया और लिक्विड को अलग कर दिया। लिक्विड वाले को हमने भेज दिया इवेपरेटर के अंदर, और वेपर को हमने सीधे वापस फिर से कंडेंसर के अंदर कंप्रेसर के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ कि यहाँ से ये अपने आप कंप्रेसर के अंदर चला भी जाता है, तो यहाँ पे हमारे जो लॉसेस होने वाले थे इस वेपर के, अननेसेसरी वेपर के फ्लो होने से, वो क्या हो गए, हमारे यहाँ पे बच गए। तो फ्लैश चैम्बर का 2 बेनिफिट हो गया, एक तो COP पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरा क्या है, हमारा कंप्रेसर के वर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंडेंसर से हीट जो आउटपुट हो रही थी उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस क्या है कि ये थोड़ा एक तरह से हमारे लॉसेस से बचाता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि M2 अमाउंट ऑफ द M2 था जो कि कंप्रेसर के अंदर कोई रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा था XMS के लिए, तो ठीक है, यहाँ से देखो कनेक्शन सेम है, तो वही जितना इस समय यहाँ से अंदर इस कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहा है वही यहाँ पे कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर से निकलने के बाद जब एक्सपेंशन वाल्व से बाहर आता है, तब यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया कि जब ये पहुँचता है M2, तब यहाँ से देख लेते हैं, मान लेते हैं कि M2 में से M1 अमाउंट ऑफ जो है केवल लिक्विड बचा, और बाकी क्या है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कितना कन्वर्ट हुआ, M2 में से M1 घटा देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट आ जाएगा, ठीक। अब M1 को क्या है, M1 अमाउंट ही हम क्या करते हैं इसके अंदर इंटर कराते हैं, और फिर ये क्या होता है, इस जंक्शन पे आप यहाँ पे देखोगे कि M1 और M2 माइनस M1 फिर से मिलेगा, तो ये M2 फिर से वापस कंप्रेसर के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक। अब ज़रा पे यहाँ पे देखिए कि हीट टेकन बाय फ्लैश चैम्बर, हीट टेकन कितनी होती है फ्लैश चैम्बर के अंदर। अब देखो यहाँ पे M2 आ रही, उसकी एंथैल्पी कितनी थी, H4, ठीक, इस वाले पॉइंट पे, तो M2 इक्वल टू H4। अब यहाँ पे क्या है, हीट बैलेंस लगानी है, ठीक है, इक्वल टू क्या, MH4 डैश। देखो क्या है, ये पूरा का पूरा एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी क्या होगी, अभी ये पूरा लिक्विड फॉर्म में है, सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में, तो इसकी एंथैल्पी कितनी होगी, ये वाली, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाली होगी, यहीं पे नहीं लगा देंगे, ये वाली क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए इसकी एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, लिक्विड में, है ना, क्योंकि यहाँ तक ये इतना परसेंटेज पूरा लिक्विड में, इसका जो भी मतलब जो भी पोर्शन बचा है वो क्या है, वो फुल्ली लिक्विड फॉर्म में, तो ये एंथैल्पी इसकी ये वाली हो गई, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसको फ्लूइड से लिक्विड, तो M1H4 डैश, ठीक, प्लस का जितना इन हो रहा उतना आउट होगा, भाई सीधा जंक्शन लगाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये वेपर वाली, ठीक, ये क्या है, ऑलरेडी वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो इसका मास कितना वेपर में कन्वर्ट हुआ, अभी इस वाले में से ये घटा देंगे, तो M2 माइनस M1 इंटू का, हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो इससे इसकी जो एंथैल्पी होगी कौन सी होगी, Hg, ठीक है, और Hg किसके बराबर है, H1 के, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में, ठीक है, और ये सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे दोनों मिक्स थे, यहाँ पे दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पे हो गया, इसको मैंने क्या लिख दिया, या Hg लिखो या H1 लिखो, देखो Hg और H1 एक ही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या है, M2, हाँ, M2 एक साइड कर लिया, H1 माइनस H4 इक्वल टू M1 माइनस का H1 माइनस का H4 डैश, ठीक। अब यहाँ से देखो M1 इक्वल टू M2, और इसको नीचे भेजिए, यहाँ पे इतना आ गया, फिर M1 इक्वल टू M2 H1 माइनस HF3 क्यों बोला भाई, H3 और H4 देखो यहाँ पे दोनों सेम है ना, तो ये कौन सा है, 3 लाइन पे है, तो सैचुरेटेड लिक्विड है, तो H3 बोलो, H3 किसके बराबर है, HF3 के, तो HF3 लिख दिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय H1 माइनस का H4 डैश, ये हमें दे भी रखा है इसको। फिर क्या है, वी नो दैट द हीट एक्सट्रैक्टेड और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हाँ, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है H1 माइनस H4, यही तो है। अब लेकिन इसमें क्या है, हम स्पेसिफिक लेते थे तो वहाँ से m से मल्टीप्लाई कर देते, 1 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, जब हम स्पेसिफिक लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि भाई वो स्पेसिफिक नहीं ले रहा, वो
उसको चाहिए कि भाई पूरा पूरा मेरे को बताओ। तो मेरे को सीधी सी बात है भाई, पता है कि कितना, हम पहले मानते थे कि भाई 1 kg पर इंटर कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है m1 kg इंटर कर रहा है, तो m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसकी इंथैल्पी कितनी है, इंथैल्पी होगी H1 माइनस H4 डैश, ठीक। ये क्या है, पूरा पूरा लिक्विड है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का ये वाली नहीं लेंगे, यहाँ से ये वाली लेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा सैचुरेटेड लिक्विड में है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये वाला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मिक्स स्टेज में है, यानी ये फ्लैश चैम्बर ना हो, यहाँ से सीधा एंटर करा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या है कि ये पूरा का पूरा लिक्विड में है, तो हमने ये कर दिया। तो m1 इक्वल टू H1 माइनस H4 डैश, अभी क्या है m1 को m1 और m2 के बीच में जो रिलेशन निकाला था वो उसी m1 की वैल्यू यहाँ से रख दिया। तो m1 की वैल्यू जब मैंने रखा है ऊपर वाली चीज़ से, तो H1 माइनस HF3 डैश m1 इक्वल टू हो गया डिवाइड बाई ये इतना पूरा m1 डैश की। अब यहाँ पे रखोगे तो अब देख रहे हो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कितना आया m2 इंटू H1 माइनस HF3, देख रहे हो, हाँ m2, ठीक है। ये देखो ये वही वाला m2 इंटू का H1 माइनस HF3 यानी H, अच्छा अब यहाँ पे देखोगे HF3 क्या है, HF3 किसके बराबर, H4 के बराबर, यानी ये इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ m2 H1 माइनस का H4, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यानी भाई वैसे भी इतनी ही थी, ठीक है। कंप्रेसर के अंदर m2 इंटर कर रहा था, लेकिन जब एफिशिएंसी वो निकालते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो वो भी क्या आता है कि वो ऐसे ही ट्रेड करता है कि जैसे पूरा का पूरा क्या है, सेम अमाउंट हमारा इस इवेपरेटर के अंदर इंटर हो रहा है, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना ही आ जाता। तो ये जहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है अगर मैं इस फ्लैश चैम्बर को यूज़ करा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये कभी कभार 1-2 नंबर में पूछ लेता है, हाँ। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा साइकिल के ऊपर कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कंप्रेसर के वर्क ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कंडेंसर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक्सपेंशन पे तो वो बिल्कुल पड़ ही नहीं रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि इवेपरेटर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है अगर मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आता है यहाँ पे एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक जैसा ही है जिसमें कुछ बस केवल थोड़ा क्या है कि नाम अलग है। ये फ्लैश चैम्बर है, फ्लैश का मतलब क्या है, एक तरह से धुआं कुहासा, ठीक है। तो वेपर फॉर्म में जब उठती है ना तो वो फ्लैश हिट होता है, एक तरह से धूल फॉर्म, मतलब कहते हैं ना कुहासा टाइप का, या कह दो कि फॉग टाइप का ऐसा कुछ, तो वो क्या है, इसलिए इसका फ्लैश चैम्बर नाम रख दिया। एक्यूमुलेटर क्या करता है, वो क्या करता है, एक्सपेंशन के बाद हम जो है जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम एक एक्यूमुलेटर लगा देते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ सेम है, ठीक है। एक एक्यूमुलेटर लेते हैं, एक्सपेंशन कराने के बाद क्या करते हैं हम, एक एक्यूमुलेटर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट। तो वो क्या करता है कि वो जो है इकट्ठा कर लेता है, जो हमारा एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन होने के बाद क्या करता है कि वो रेफ्रिजरेंट को इकट्ठा कर लेता है। और इसका भी सेम काम है, बस यहाँ पे क्या है कि ये भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही अलाउ करता है कि भाई आप अंदर जाओ, बाकी क्या है ये सेम ऐसे ही बाहर निकल जाता है। बाकी सेम कंडीशन सब कुछ सेम है। हाँ, मज़े की बात ये भी है कि एक्यूमुलेटर को लगाने से भी रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेफ्रिजरेशन सेम रहता है, उसकी COP सेम रहती है। बट यही क्या है कि यहाँ पे जो है हाँ, ये क्या है कि COP पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस ये क्या करता है, ये केवल अलाउ करता है कि भाई हमारा इवेपरेटर के अंदर केवल लिक्विड ही जाए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही जाए। बाकी क्या है, जो वेपर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं वो क्या करते हैं, वो इसको यहाँ से वापस भेज देता है कंप्रेसर के ऊपर, इसके अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ये है यहाँ पे कि यहाँ एक 2 सेपरेट साइकिल बन जाती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ से 1 से 2 कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 जो है कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद एक्सपेंड किया, एक्सपेंड होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से M2 एंटर गया, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि कुछ ही पोर्शन इसके अंदर जाता है, बाकी क्या होता है कि यहाँ से वापस भेज देते हैं। तो ये हाँ, मतलब लगभग सेम ही है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तो सब कुछ सेम है। और जब आप इसको लगाओगे तो ये भी इसमें क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ भी वही सेम आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये पहले के जैसे सिंपल VCRS के जैसे H1 माइनस H4 था, H4 और HF3 सेम है, तो ये उतना ही आ गया, ठीक है। COP के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पावर भी सेम ही है, सिंपल, ठीक है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका एक्यूमुलेटर का लगाने का। उसके बाद और कुछ हैं कि जो सब कूलिंग कराते हैं, वो सब खैर आपके सिलेबस में इतना नहीं आएगा। सिंपल सैचुरेशन का साइकिल विद सब कूलिंग या लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या है, इसमें एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। वो क्या करता है, कंडेंसर से निकलने वाला जो हमारा कंडेंसर से क्या है, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट हमारा निकल रहा है, उसको क्या करता है, उसको ठंडा करने के लिए एक्चुअली हम लगा देते हैं। इवेपरेटर क्या है, इवेपरेटर से जो हमारा यहाँ पे देखोगे, चलो अच्छा बता ही देता हूँ। 1 से 2 कंप्रेस होता है। यहाँ पे सब कूलिंग क्यों करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक सब कूलर लगा हुआ है। ये सब कूलर क्यों कराते हैं यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ कि 1 से 2 कंप्रेस होता है, 2 से 3 पे क्या हो, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद में क्या होता है, ये एक्सपेंड होगा और इवेपरेटर के अंदर जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। हीट एक्सचेंजर क्यों लगाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि 2 से 3 जो प्रोसेस है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। मैं अलग डायग्राम में नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से 2 से 3 जो प्रोसेस है, ये क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर इतना जल्दी नीचे नहीं आता है, ठीक है, इंथैल्पी में इफेक्ट करने लगता है। तो वो प्रोसेस जो है आइसेंथैल्पिक ना होके कि वो क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो इसकी क्या है, सिस्टम की एंथैल्पी बन जाती है। थोड़ा कहीं ऐसे आ सकता है, वो बात एक्चुअली में ऐसे ना ट्रेस करके कहीं ऐसे ट्रेस होता है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता है कि पहले यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये कमो बेस थोड़ा इधर आने लगता है, यानी ये थोड़ा सा रिवर्सिबल हो जाता है। एक्चुअल में तो पूरा 100% नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि थोड़ा हो जाता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये टेम्परेचर इसका डाउन करने की कोशिश करता हूँ। इस जो रेफ्रिजरेंट इस स्टेज पे इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करने के लिए यूज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि इवेपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट हमारा जो है, ये यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट हमारा निकल रहा था इस स्टेज पे, यहाँ से ये क्या है, इसका टेम्परेचर है कम, और यहाँ से जो कंडेंस हुआ है, कंडेंस होने के बाद क्या है, इसका टेम्परेचर है ज़्यादा। तो अभी क्या है कि मैं कुछ एक डिवाइस यूज़ करता हूँ, एक हीट एक्सचेंजर लगाता हूँ। वो क्या करता है कि वो दोनों पाइप्स को पास ले आता है। अब इसका टेम्परेचर है कम, लो, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो ये क्या करता है कि अपनी हीट जो है इसको दे देता है, ठीक है। अब ये अपनी हीट इसको दे देगा, तो ये ठंडा हो जाएगा। देखो बड़ी ध्यान से सुनने वाले, ये ठंडा हो गया, और दूसरा क्या है, ये गर्म हो गया। अब ये ठंडा हो गया तो क्या है कि ये हेल्प करता है इसको एक्सपेंड करने में, ठीक है, इसका टेम्परेचर को लो करने में, इसका प्रेशर को डिक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, ये हीट हो जाता है थोड़ा, जो यहाँ से मान लिया कि अगर मान लिया कहीं इस स्टेज में था या कहीं ऐसे स्टेज में था, इस स्टेज में, तो क्या है कि फ्रिक्शन वगैरह होने की वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, अगर लिक्विड में है तो थोड़ा उसके अंदर विस्कोसिटी हो गया। मान लिया कि अगर इवेपरेटर के अंदर 100% वो हमारा रेफ्रिजरेंट है, वो 100% हमारा वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, या मान लिए कि थोड़ा जस्ट इधर तक का हुआ, तो जो है फ्रिक्शन वगैरह होने की वजह से उसमें कुछ प्रेशर लॉस अगर हो गया, तो वो क्या हो गया, वो फिर से वेट रीजन में आएगा। अब ये वेट रीजन में आ गया तो कंप्रेसर में जाएगा, तो उसमें से कुछ लिक्विड होगा, कुछ वेपर होगा। तो वेपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड हो गया तो ना कंप्रेसर के अंदर जो है क्या है कि कंप्रेसर में दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। अब हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, इसका टेम्परेचर है लो और हाई, और इसका टेम्परेचर है लो, तो हीट का फ्लो किधर से होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा ना। तो ये क्या होगा कि ये खुद ठंडा हो जाएगा, अपनी हीट इसको दे देगा, और इसका भी भला हो जाएगा, इसका भी भला हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है तो इसका भी भला हो जाएगा, ये जो है क्या है, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। दूसरा क्या है, इसका भी भला हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये क्या करेगा, कंप्रेसर के अंदर हमारा ये कहेगा कि हाँ भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है 100% हमसे वेपर फॉर्म में लो, जिससे क्या है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंप्रेसर हमारा स्मूथली चलता रहे, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है, इससे ऊपर नहीं आने वाला है। मैंने आपको सब बहुत ज़्यादा बता दिया, सब मोर देन एनफ है। इट्स not going to be asked any question beyond this BCRS system, and whatever I have told to you, it's more than sufficient. आप क्या करिए, आप लोग उसका प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने नंबर आप क्वेश्चंस लगाएंगे इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम दैट इज़ अपकमिंग ऑन द 23rd ऑफ जुलाई। तो उसको आप लोग यूज़ करिए। यहाँ पे कुछ हाँ एक चीज़ रह गया, यहाँ पे कुछ टाइप्स दे रखे हैं, इस टाइप्स को आप लोग देख लीजिए। इम्प्रूवमेंट कैसे इम्प्रूव करा जाता है सिंपल सैचुरेशन साइकिल को,
बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फ्लैश चैम्बर बिटवीन द एक्सपेंशन वाल्व एंड द इवेपोरेटर। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका पोजीशन कहाँ होती है। जो फ्लैश चैम्बर मैं लगाता हूँ वो एक्सपेंशन वाल्व के बाद लगाता हूँ इवेपोरेटर के बीच में, ठीक है, एक्सपेंशन और इवेपोरेटर के बीच में लगाता हूँ इसका बाय यूजिंग एक्यूमुलेटर, ठीक है, या प्री कूलर भी बोलते हैं उसको। ये एक्यूमुलेटर लगा देता हूँ, कहाँ लगाता हूँ, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच में, ठीक है। दूसरा क्या है, सब कूलिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय वेपर रेफ्रिजरेंट। हाँ, इसको सब कूल करा देते हैं, ये इसमें बस पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बाई सब कूलिंग द रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर, कंडेंसर से लीक कर रहा है उसको सब कूल करा के बाई लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व, ठीक। एक्सपेंशन वाल्व से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकल रहा है उसको क्या करते हैं, सब कूलिंग करा देते हैं। खैर ये इतना बस जान लीजिए, ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी VCRS सिस्टम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं शुरू करता हूँ आपका जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दैट इज़ आल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। और लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको पहले छोटे वाले करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको करता हूँ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वैसे सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें VCRS समझ लिया आप लोगों ने तो ये भी समझ लिया होगा। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, वही समझा देता हूँ आपको जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम।